नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। क्या उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का दांव लगातार निरंतर भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि पहले 30 की संख्या सामने आई, फिर यह नंबर 35 से 37 तक जा पहुंचा और अब जैसा एकनाथ शिंदे बड़ा दावा कर रहे हैं, उनका नंबर गेम 41 तक पहुंच गया है और निर्दलीय विधायकों को जोड़कर यह संख्या पहुंचती है 45। तो क्या सत्ता बचाने की लड़ाई अब पार्टी बचाने तक पहुंच चुकी है, उस जंग में बदल चुकी है? क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से के ऑफर सामने रखे जा रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बैक फुट पर हैं। पहले उन्होंने भावुक बयान दिया और कहा मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, मैं चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। फिर अपने पूरे परिवार के साथ कैमरा के सामने मुख्यमंत्री का सरकारी आवास यानी वर्षा छोड़कर मातोश्री शिफ्ट हुए 3 बैग के साथ। और इसके बाद आज संजय राउत ने कहा कि विधायक गुवाहाटी से मुंबई तो लौट कर आए तो हम अगाड़ी गठबंधन छोड़ने को भी तैयार है, यानी जो महाविकास अघाड़ी बनी थी उसे छोड़ देंगे अगर ये विधायक वापस आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के साथ खड़े विधायकों ने भी खुलकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तब आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका, हमें क्यों एयरपोर्ट से प्लेन में बैठे हुए वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, बागी विधायकों ने यह भी कहा कि हमारे लिए तो पिछले 2.5 साल से आपके बंगले के दरवाजे बंद है, यानी पलटवार भी जोरदार हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिंदे की शिवसेना ही अब असली शिवसेना है, यानी शिवसेना का मतलब है एकनाथ शिंदे। इस पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शिवसेना के एकनाथ राम काज के लिए रोका, इसीलिए क्या एकनाथ को मौका? पहले 30, फिर 37 और अब 41। और ये तो सिर्फ शिवसेना के विधायकों की संख्या है। एकनाथ शिंदे की माने तो कुल 45 विधायक उनके साथ चट्टान जैसी मजबूती के साथ खड़े हैं। इस हालात में, किस दबाव में, इस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है। डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती। और फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बड़ा दाव चला गया। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या। जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है, तो उनकी सोच है। इससे पहले कल एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेलते हुए उद्धव ठाकरे सीएम का आधिकारिक आवास वर्षा छोड़कर परिवार समेत अपने पैतृक आवास मातोश्री में शिफ्ट हो गए। यानी पद से ज्यादा पार्टी को अहम बताने की कोशिश की गई। इस दौरान वहां भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने इस पर भी जोरदार प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और कहा कि कल वर्षा बंगले के दरवाजे सचमुच जनता के लिए खोले गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई, लेकिन पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। इसी चिट्ठी में उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए शिंदे गुट के विधायकों ने लिखा कि जब आदित्य ठाकरे अयोध्या चले गए तो आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? आपने खुद कई विधायकों को फोन कर अयोध्या ना जाने के लिए कहा था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नंबर गेम में शिंदे काफी आगे निकल चुके हैं? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। शिवसेना के एकनाथ और अब
आर पार में विश्लेषण का वक्त है, लेकिन आज मैं आपको एक चिट्ठी दिखाऊंगा, जो चिट्ठी ओपन लेटर लिखा है एकनाथ शिंदे ने के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। और इस चिट्ठी में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये तो मुद्दे तो शिवसेना के ही है ना। अब आदित्य ठाकरे अयोध्या में गए, तब आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? आपने खुद फोन कर कहे विधायकों से कहा कि अयोध्या नहीं जाना है। मुंबई एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना होने वाले विधायकों के लगेज भी चेक इन हो गए थे। हम विमान में बैठने ही वाले थे कि आपने शिंदे साहब को फोन करके हमें वापस बुला लिया। ये लिखा है। और रामकाज में रुकावट वाली चिट्ठी का विश्लेषण आज आप जरूर देखिए। यानी रामकाज जिसकी बात बाला साहब ठाकरे करते थे, उसी रामकाज के लिए उद्धव ठाकरे ने फोन करके मना किया कि अयोध्या मत जाओ, लेकिन आदित्य ठाकरे गए, बाकी विधायकों को रोका। यानी पार्टी से पहले परिवार था। एक तरह से यह संकेत यही दे रहा है। बागी विधायकों की भावुक चिट्ठी का विश्लेषण। कल वर्षा के बंगले के दरवाजे सही मायने में जनता के लिए खुले। ये मराठी में चिट्ठी है, मैं अनुवाद करके आपको बता रहा हूं। बंगले पर भीड़ हुई, देखकर अच्छा लगा। ये दरवाजे पिछले 2.5 साल से शिवसेना के विधायक यानी हमारे लिए बंद थे, कार्यकर्ता तो दूर। विधायक कह रहे हैं कि हम सड़कों पे आके खड़े रहते थे, निरंतर फोन करते रहते थे। आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको फोन करते थे, वो हमारा फोन भी नहीं उठाते थे। हम बाहर से वापस लौट जाते थे, लेकिन वर्षा बंगले के दरवाजे यानी उद्धव ठाकरे के दरवाजे अपने विधायक के लिए नहीं खुलते थे। वो कहते हैं भावुक अगर आप हैं तो भावुक हम भी हैं। हमें एम्बेरेस किया गया, हमारी बेइज्जतियां की गई। आज अगर आप वर्षा का दरवाजा खोल रहे हैं तो हमें यह देख के खुशी हो रही है। आगे मैं कहता हूं क्या लिखा जा रहा है। आपके तथाकथित चाणक्य क्लर्क, ये जरूर सुनिए, आपके तथाकथित चाणक्य क्लर्क, इस शब्द को मैं बार बार बोल रहा हूं, चाणक्य क्लर्क, हमें दरकिनार करके राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों की रणनीति बना रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ, ये पूरे महाराष्ट्र ने देख लिया। यानी बड़ी हार हुई राज्यसभा के चुनाव के अंदर शिवसेना की, उसके बाद एमएलसी के चुनाव के अंदर हार हुई। यानी ये वो तथाकथित चाणक्य क्लर्क कौन है? संजय राउत है वो चाणक्य क्लर्क जिस पर इशारा है। ऐसा ही लगता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। बागी विधायकों की चिट्ठी में अगला क्या है? जब हमें वर्षा बंगले में प्रवेश नहीं मिल रहा था, तब हमारे असली विरोधी, ये सुनिए अब आगे, असली विरोधी रहे कांग्रेस और एनसीपी के लोग आपसे नियमित मिल रहे थे। यानी कांग्रेस और एनसीपी के नेता विधायक मिल पा रहे थे, लेकिन शिवसेना के नेता, प्रवक्ता, विधायक, सांसद नहीं मिल पा रहे थे। आप अपने विधानसभा का काम निपटा रहे थे, यानी जो उनकी विधानसभा का काम होता है फंड मिलना, उसको निपटा रहे थे। फंड मिलने की चिट्ठी दिखाकर खुश हो रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, और हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जो फंड मिलता था उसका अधिकतर हिस्सा एनसीपी लेता था, बचाव हिस्सा, अधिकतर हिस्सा कांग्रेस लेती थी। जो बचा कुछ हिस्सा होता था वो शिवसेना के विधायकों को मिलता था। और जो शिवसेना के विधायक जिन एरिया से जीत के आए हैं, वहां पर काम असल में जो एनसीपी का कैंडिडेट हारा हुआ है वो करा रहा है, और जीता वो कैंडिडेट नहीं करा रहा। ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट विधायकों के लिए हो रही थी। मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं, ये बड़ी स्थिति थी। लेकिन अभी तो खबर ये आ रही है कि कई सांसद भी नाराज है मौजूदा जिसे कहते हैं लीडरशिप से, उद्धव ठाकरे से, संजय राउत से, और वो भी अपना पाला बदल सकते हैं, जैसी सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। और ये सांसद बड़ी संख्या में निकल सकते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? रतन शारदा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सीमा मलिक है एनसीपी से। मेरे साथ किशोर तिवारी है, नेता शिवसेना के। मेरे साथ उदित राज, नेता कांग्रेस पार्टी के, और सलमान निजामी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं किशोर तिवारी आपका रुख करता हूं। जो चिट्ठी लिखी है, ओपन लेटर लिखा है एकनाथ शिंदे ने, वो चिट्ठी बहुत, उसमें इमोशन भी है, उसमें कुछ सच्चाइयां भी हैं कि वर्षा बंगले का दरवाजा विधायकों के लिए नहीं खुलता था। वो कह रहे हैं कि हम आपके आसपास के लोगों को फोन करते थे, वो हमारा फोन तक नहीं उठाते थे।
हमें बाहर से वापस लौटना पड़ता था। यह स्थिति तो हमने कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ देखी थी, जब हेमंता बिश्वा शर्मा ने आरोप लगाया था कि वो कुत्ते के साथ खेल रहे थे और मेरे लिए उनके पास समय नहीं था। लेकिन शिवसेना के विधायकों के लिए, विधायक जो होता है वो बड़ा नेता होता है, विधायकों के लिए दरवाजा नहीं खुल रहा था तो कार्यकर्ता के लिए कैसे खुलता होगा? हाँ, ये चीज को बहुत गंभीरता से लिया है। अब हमने भी माना है कि हमारे लोगों को ये इस अलायंस में कठिनाई थी और ये कठिनाई से हम जूझ रहे थे। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेटर का ड्राफ्टिंग, ये लेटर का सब, और इनका सूरत जाना, सूरत से वहां ले जाना, तो ये सब चीजों से जो भी निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि संख्या बल आप कुछ भी बताओ, आने वाले समय पे दिखेगा कि ये उद्धव जी से नेतृत्व में ही शिवसेना अबाधित रहेगी। एकनाथ शिंदे भले ही हमारे मुख्यमंत्री बन जाए, एकनाथ शिंदे हमारे कर्मठ नेता है और ये सब लोगों ने जो कुछ लिखा है उसको हमने बहुत सीरियसली लिया है। और बहुत सारी पार्टियों की ये तकलीफ है कि दरबारी लोगों से, चाटुकारों से पार्टी के कर्मठ नेताओं को तकलीफ होती है। एक आपको मैं, किशोर तिवारी, आपसे सब, आप देखिए, आप अच्छे नेता भी हैं और ये आपको पता होगा, ये चाणक्य क्लर्क कौन है शिवसेना के अंदर जिसका जिक्र चिट्ठी में हो रहा है? वो चाणक्य क्लर्क कौन है? मतलब उसकी जानकारी अगर आपके पास हो तो साझा करिए जरा। नहीं, वो शिरसाट साहब ने लेटर लिखा, उनसे मेरा रात को संपर्क हो जाएगा तो कल मैं कर दूंगा। नहीं, लेकिन फिर भी आपको कौन लग रहा है चाणक्य क्लर्क? ये चाणक्य क्लर्क कौन है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए वहां पे राज्यसभा चुनाव की रणनीति तो दो लोग बना रहे थे, एक देसाई साहब, एक संजय राउत साहब। तो मतलब वो चाणक्य क्लर्क किसको कहना चाह रहा है, ये तो देश भी जानना चाह रहा है। एकनाथ शिंदे के मुताबिक वो चाणक्य क्लर्क कौन है जो कि जिसकी रणनीति बुरी तरह से फेल हुई है? सिर्फ रणनीति फेल नहीं हुई है, आज शिवसेना स्ट्रगल कर रही है कि असली शिवसेना कौन है। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे असली शिवसेना है या शिवसेना एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है? আমি जवाब दे दूं? जी जी, अभी जवाब दे देता हूं कि ना ही हमें कोई दिक्कत गई इसके अंदर। चुनाव में हमारे कुछ लोग फूटे नहीं, लेकिन होटल का जो रिसोर्ट वाला कल्चर हमने डेवलप किया था तो बीजेपी वालों ने वहां सेंध लगाने में ट्राई कर लिया। लेकिन आप घबराओ मत, पीछे से भी हमारे लोग गए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि 24 लोग वहां भी हमारे साथ है और यहाँ 17-18 लोग हैं। तो आप चिंता मत करो, सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कामों में सुधार और जो भी कुछ बीजेपी को ऑपरेशन लोटस करना है तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं। बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, इस समय महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस पे बड़ा अपडेट है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। देवेंद्र फडणवीस जो हो सकता है आने वाले दिनों पे बड़ी भूमिका निभाएं महाराष्ट्र के अंदर, यानी बीजेपी के सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने ऑफिशियली अभी तक क्लेम नहीं किया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ना ही शिंदे ने बोला है कि हम बीजेपी के साथ फिलहाल जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह शर्त जरूर रखी है कि विकास आघाड़ी, जो महाविकास आघाड़ी थी, उसने सत्यानाश कर दिया है शिवसेना का, और उस सत्यानाश से बचाने के लिए अब हमें अलग होना पड़ा। और असली बाला साहब की शिवसेना शिंदे की शिवसेना है। और सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ विधायक नहीं, कई सांसद और बड़ी तादाद में सांसद, मैं एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि पुख्ता जानकारी उसकी अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये नंबर एक बड़ा नंबर है। 19 सांसद है शिवसेना के, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका सांसदों का भी नाराज है और वो भी पार्टी को छोड़ेगा या फिर वो शिंदे के साथ चला जाएगा। लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हुए हैं। बड़ा अपडेट ये है, कांग्रेस कह रही है हम नहीं बिखरे हैं, बिखरी शिवसेना है, शिवसेना का घर टूटा है उसके लिए शिवसेना ही जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम पहले भी अलग लड़े थे, आगे भी अलग लड़ सकते हैं, लेकिन शिवसेना का अपना घर टूटा है। समस्या ये है। डॉक्टर अजय आलोक, आज जो मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं, इसी तरह की रिपोर्टिंग हम सब लोगों ने देखी है। जब राहुल गांधी
जब राहुल गांधी अपने कुत्ते से खेल रहे थे और हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी को छोड़ गए थे, वो और आज असम के सीएम हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। क्या आपको लगता है विधायकों के लिए दरवाजे बंद, सिर्फ दरबारियों के लिए दरवाजे खुले थे? एकनाथ शिंदे की जो ओपन लेटर है जो उन्होंने ट्वीट किया वो बहुत कुछ कह रहा है। वो तो ये कह रहा है कि राम मंदिर जाने से रोका, आदित्य ठाकरे को जाने दिया, विधायकों को रोक लिया। देखिए अमेश, मैं आप ही का टीवी देख रहा था और मैं ये आज सुबह से रियलाइज भी कर रहा हूं लोगों से बात करके, ये जितनी आवाजें निकल रही हैं, ये जो चिट्ठी आई है, ये कोई चीज का एहसास करवाने के लिए नहीं है या इमोशंस का जताने के लिए नहीं है। इस चिट्ठी के बैकड्रॉप में आप देखें तो एक बड़ी आवाज उभर के आ रही है नेपोटिज्म के खिलाफ। ये संकेत है उन परिवारवादी राजनीतिज्ञों के लिए, उन परिवार के लिए जो पूरी पार्टी को अपनी जागीर मान के चलते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं और बड़े बड़े सीनियर नेताओं की अवहेलना करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, जो कि ग्राउंड से रियल कनेक्ट होता है। ये दूसरी बार आज हो रहा है और ये उन परिवारवादी राजनीतियों के लिए एक चेतावनी है कि या तो अपने आप को सुधारें और नेपोटिज्म खत्म करें, नहीं तो आने वाले दिन में न पार्टी बचेगी, सिर्फ परिवार ही रह जाएगा। आप ये देखिए कि सिर्फ आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या, बाकी नेता नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अयोध्या जाएंगे तो लाइमलाइट होगा, कैमरा चलेगा, तो पब्लिसिटी वहां होनी चाहिए। ग्राउंड कनेक्ट कितना है आपका? आज शिवसेना का वर्कर, मैं मुंबई में पढ़ा हुआ हूं, महाराष्ट्र में पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं शिवसेना की न्यूसेंस वैल्यू कितनी ज्यादा है। बाला साहब के खिलाफ एक आवाज उठती थी तो मुंबई में दुकान का शटर गिर जाता था, लोग बाहर निकलना बंद कर देते थे। 3 दिन हो गए, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि शिवसेना का अंदर का वर्कर इस निर्णय से खुश है। क्योंकि अपने असूल, अपने आदर्शों को छोड़ के शिवसेना एक ऐसा गठबंधन जो चुनाव लड़ा था कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ, उस गठबंधन को छोड़ के सत्ता के लिए बीजेपी के को छोड़ना है, यानी हिंदुत्व को सत्ता मिली ना। नहीं, पर यही तो कह, नहीं वो तो वो अरे हिंदुत्व को आपने पकड़ा कहां किशोर साहब? आपने तो खुद ही कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस को डस्ट करने का मन बना लिया था। आपने तो खुद इसी डिबेट में परसों कहा है कि हमने देवेंद्र फडणवीस को डस्ट करने का मन बना लिया था। अरे अभी तुम प्रोटेस्ट और आपने हिंदुत्व को पकड़ा ही कब? लेकिन खबर तो यार ये कई नगर सेवक भी नाराज है, कई इलाकों के नगर सेवक तक नाराज है, यानी पार्टी बिखर रही है, पार्टी शिंदे के साथ जा रही है, पार्टी बिखर रही है जैसा दिख रहा है। पूरी शिवसेना विधायक चले जाए पूरी की पूरी शिवसेना बाला साहेब के शिवसैनिक के साथ चली गई। वो पार्टी होती है। अरे पार्टी तो गांव-गांव में बसी है, हमारी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। बाला साहेब के सैनिक के साथ चली गई। अब आप लोग किसके सैनिक हैं ये तय कर लीजिए। कांग्रेस के सैनिक हैं या एनसीपी के सैनिक हैं, ये आप तय कीजिए। ये बीजेपी किशोर तिवारी अजय आलोक पर गुस्सा उतारने से, बीजेपी का ना 3 में ना 13 में। देखिए एक सेकंड, अजय आलोक पे गुस्सा उतारने से, भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा उतारने से समस्या का हल नहीं हो रहा। आपकी मालूम है गद्दारों की कोई इज्जत नहीं और शिवसेना के गद्दारों की बिल्कुल इज्जत नहीं। आप समझ लो हमारी सरकार में सब लोग लौट आएंगे उद्धव जी के नेतृत्व में। शिवसेना अरे सरकार की छोड़िए, आप पार्टी की सोचिए। अब तो पार्टी भी नहीं बचेगी, सरकार तो बहुत दूर की बात है, सरकार तो गई, नहीं होगा। अब पार्टी सोचिए नहीं होगा इसलिए क्योंकि नेता सदन वो हो जाएंगे, चुनाव आयोग में अप्लाई वो करेंगे, तो चुनाव आयोग सर्वमान्य नेता है, पार्टी भी गई, इसीलिए हाथ जोड़ के बोल रहे कि आ जाइए बात कर लेते हैं। ये खतरा अगर नहीं होता तो कभी हाथ जोड़ने वाले नहीं थे संजय रावत, यहाँ के बैठिए बात करके रास्ता निकालते हैं। अंदर एकनाथ शिंदे को भी जो बढ़ाया है उद्धव जी ने बढ़ाया है। एकनाथ शिंदे के भी नेता उद्धव जी है और उद्धव जी की लकीर बहुत लंबी खींची है। हम बीजेपी को एकनाथ, अब शिवसेना के एकनाथ, एक सेकंड समझिए किशोर तिवारी, इस लाइन को समझिए थोड़ा, आपसे निवेदन है। अब शिवसेना के ही एक नाथ है, अब शिवसेना के एक ही नाथ है, समझ गए आप? अब शिवसेना के एक ही नाथ है, उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है। शिवसेना के एक, वही तो कह रहा हूं, उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है, शिवसेना के एक ही नाथ है। अब क्यों छोड़ेंगे? वो ओरिजिनल शिवसैनिक है, शिवसेना उनकी हो गई। अब एक परिवार का दखल नहीं रहेगा, परिवारवाद के खात्मे की शुरुआत कर दी उन्होंने। अरे भाई अब शिवसेना कार्यकर्ताओं की हो गई, परिवारवाद के खात्मे की शुरुआत हो गई भारतीय राजनीति में। क्या है ये बीजेपी को
पहली बार It is बताया a- था। it is a takeover. शुरुआत हो चुकी हम भारतीय It is a राजनीति में takeover जाएंगे, by the- हम जनता में जाएंगे। एक सेकंड, ऑडियो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, निरंतर आप लोग बोल रहे हैं। मेरे साथ उदित राज हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। उदित राज जी, इट इज अ फॉर्मल टेक ओवर ऑफ शिवसेना, जहां पर शिवसेना ने जो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया ओपन लेटर, उसने लिखा कि वर्षा बंगले के दरवाजे कभी कार्यकर्ताओं के लिए, विधायकों के लिए नहीं खुलते थे, अच्छा लगा कल खुले हुए थे। और साथ ही साथ जो परिस्थिति बन के सामने आई है उसमें कांग्रेस कह रही है इसमें हम क्या कर सकते हैं, शिवसेना अंदर से अगर टूट रही है इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, शिवसेना अपना घर संभाले। हम तो पहले भी विपक्ष में बैठने को तैयार थे, अब भी बैठने को तैयार है। वो कह रहे शिवसेना हमारे पास आई थी, हम थोड़ी गए थे शिवसेना के पास। देखिए अमित जी, इससे भी ये आवाज कट रही है भाई। यू गेटिंग मी उदित जी? हेलो जी हाँ अमित जी, इससे भी बड़ा सवाल है, सवाल पूरे जनतंत्र का है। ठीक है, शिवसेना के विधायक छोड़ रहे हैं कि नहीं हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, किसके साथ हैं, किसके नहीं हैं, यह भी एक बात अभी तो तय होगा, करीब करीब तय हो ही गया है कि वो नाराज है उनसे, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह भी है कि कम्युनिकेशन गैप तो रहता है, सभी दलों में है कम्युनिकेशन गैप, और यही शिवसेना ही नहीं है और जगहों पे है। लेकिन यह भी एक बात देखना पड़ेगा कि ये पहले सूरत गए और फिर आसाम गए, दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और मध्य प्रदेश से जब कांग्रेस के एमएलए पहले गुड़गांव आए, फिर कर्नाटक भी आए, तो इससे भी बड़ा सवाल है कि जनतंत्र की क्या इस समय स्थिति हो गई है। देश बड़ा है और पार्टियां आती हैं जाती हैं, और नहीं देखिए अमित जी, आप यह कह सकते हैं उनकी ये अजय लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा उदित हो जी। सकता है उनकी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस में कितना कम्युनिकेशन गैप है? कम्युनिकेशन गैप है, मैं मानता हूँ कम्युनिकेशन गैप है। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि हर चीज़ को जो सच नहीं है उस पर या तो नहीं बोलता हूँ या तो कहता हूँ, कम्युनिकेशन गैप जरूर है। और दूसरी बात यह है कि यह अभी भी चर्चा किया जाना चाहिए कि क्या यह हम ही को, शिवसेना को प्रभावित करता है, पूरे देश को प्रभावित करता है। जनतंत्र की आज यह हालत है, आगे चलकर इस देश का होगा क्या? यह देश तो कि इसकी तो ये परिवारवाद की राजनीति को प्रभावित करेगा या नहीं? परिवारवादी राजनीति को प्रभावित करेगा या नहीं? ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि नहीं प्रभावित करेगा, नहीं बिल्कुल प्रभावित करेगा जो हो रहा। और एक बात यह है कि ईडी का जो भूमिका हुई है, अब यूपीए जब तक थी 108 ईडी के केस थे। अमित जी, मैं IAS ऑफिसर रहा हूँ, फाइनेंशियल उदित जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस समय हाईली प्लेस्ड सोर्सेस से कि आज रात ही एकनाथ शिंदे समर्थन वाली चिट्ठी गवर्नर को भेज सकते हैं। शिंदे गवर्नर को चिट्ठी भेज सकते हैं। कोरोना पीड़ित हैं गवर्नर भी, लेकिन अपना इलाज करा के आज रात को वो राजभवन लौट रहे हैं। तो राजभवन जब लौटेंगे तो उनका स्वागत, ऐसा माना जा रहा है, एकनाथ शिंदे की चिट्ठी के साथ किया जाएगा। एकनाथ शिंदे अब से कुछ देर में गवर्नर को समर्थित विधायकों की चिट्ठी भेज सकते हैं। और सोर्सेज से खबर आ रही है कि कई सांसद अपनी तरफ से अपना समर्थन एकनाथ शिंदे को दे सकते हैं, जो शिवसेना के मौजूदा सांसद हैं। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की ये बड़ी रिपोर्ट है, बड़ी जानकारी है। मेरे साथ रतन शारदा है, खासतौर पर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए। रतन शारदा, जैसा उदित राज कह रहे थे जिम्मेदारी से कि ईडी का बड़ा रोल हो सकता है पूरे घटनाक्रमों के अंदर, और हमारा देश कहां जाएगा इसके बाद। रतन शारदा 40 सेकंड्स। देखिए उदित राज, हाँ जी, देखिए सुदित राज की बात को तो क्या जवाब दें। सबसे ज्यादा सरकारें किसने गिराई?
इंदिरा गांधी जी ने गिराई। अरे मुझे कहा ना बात करने के लिए। तो जिस उदित राज आज इस सरकार में है, उस कांग्रेस ने सबसे अधिक रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया था। किस आधार पे किया था? जिस चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को घंटों सीबीआई में बिठा के रखा और बाद में बेइज्जत बरी हो गए, तब उनका कचरा किसने गिराया? अरे यार, बात बड़ा करने वाजिब देना पॉइंट है मुझे। कि मौजूदा जो मैं इतनी देर प्रधानमंत्री बाद हैं, बोलने तत्काल लगा, जो मुझे समझ सीएम नहीं थे, आती। उनको 10 घंटे से तो एसआईटी ने पूछताछ करी थी। मैं ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। लेकिन इस समय बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिर मैं पृथ्वीराज चौहान का रुख करता हूं। अगले 1 मिनट के अंदर बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे के पक्ष में जो विधायक, जो अब असली शिवसेना अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, वो मराठी में नारे लगा रहे हैं, एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो कह रहे हैं कि आप ही हमारे नेता हो, हम आपको फैसले लेने का पूर्ण अधिकार देते हैं। शिंदे को फैसला लेने का पूरा अधिकार दे दिया है इन विधायकों ने। और खबर ये मिल रही है कि अब कई सांसद भी संपर्क में हैं एकनाथ शिंदे के। एकनाथ शिंदे क्या सर्वमान्य नेता होंगे अब शिवसेना के? दैट इज अ बिग स्टोरी। हमने देखा है एलजेपी के साथ ऐसा होता हुआ, हमने देखा है कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऐसा होता हुआ, लेकिन शिवसेना के साथ ऐसा हो रहा है। आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों के अंदर, एकनाथ शिंदे को पूर्ण अधिकार दे दिया है। ये पहली तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं व्यूअर्स। मराठी में सुनिए अब क्या कहा जा रहा है। एकच आहे, जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने, किती काही येऊ द्या, विजय आपलाच आहे, विजय आपलाच आहे। मला तर तो एकनाथ शिंदे को पूर्ण अधिकार दे दिए। पृथ्वीराज चौहान जॉइंस मी, फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। पृथ्वीराज जी, अभिनंदन है आपका। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। पृथ्वीराज जी, मेरा सीधा सवाल ये है आपसे, परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है? जिस तरह से नंबर उनके साथ हैं, नेता उनके साथ हैं। देखिए, यह फैसला तो हमारा जो दल बदल विरोधी कानून है उसके तहत होगा। एकनाथ शिंदे जी को अपने सब समर्थकों को लेकर राज्यपाल महोदय और स्पीकर साहब के पास जाना पड़ेगा, अपना लिखित रूप से अपना आवेदन देना पड़ेगा, परेड सी करानी पड़ेगी कौन कौन उनके साथ है। अगर 2/3 बहुमत, जो 55 लोगों का विधानसभा का जो शिवसेना का दल है, जो ग्रुप है, उसमें अगर 2/3 बहुमत उनके साथ है, तो ये जी हाँ, 2/3 जब भी होगा, आंकड़ा तो सामने आएगा, तो उनको सबको लेकर जब जाएंगे तब वो फॉर्मल स्प्लिट घोषित होगा कानून के तहत। अगर वो क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि उसके पास अभी पूरा नंबर नहीं है। अब जब नंबर होगा तो आगे जाएंगे, आगे की प्रक्रिया होगी। अब जब प्रक्रिया होगी, अगर कानूनी तौर से, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर उनका स्प्लिट माना जाएगा, तो वो असली शिवसेना के रूप में आगे आएंगे। शायद मैंने सुना है कि कुछ सांसद गण में भी बंटवारा हो रहा है, कुछ उद्धव जी के साथ है, कुछ एकनाथ जी के साथ है। तो ये फैसला तो तभी होगा जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। ये मीडिया के द्वारा इसका फैसला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, मीडिया के द्वारा फैसला नहीं होगा। आपने कुछ दिन पहले एक बाइट दी थी, आपने बोला था कि बहुमत घटा है, ये अब चिंता का विषय है। लेकिन अब तो सवाल है कि बहुमत कितना बचा है? बहुमत तो बचा ही नहीं है। अब घटा से तो बात आगे बढ़ गई है, बचा ही नहीं है बहुमत। बात है, देखो, जनतंत्र में, संसदीय जनतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है और गिरती है। अगर बहुमत नहीं होगा तो महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं रहेगी, उसमें कोई ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या असल में जो प्रयास हो रहे हैं पैचअप करने के, जो यहाँ से मुंबई से जो ऑफर भेजा गया है, क्या उस ऑफर के चलते कुछ विधायक भी भेजे गए हैं? जिन विधायकों को एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने के लिए विधायक गए ऐसा समझा जा रहा है, लेकिन वो विधायक जो है वो बातचीत करने गए हैं।
अगर उस बातचीत से कोई रास्ता निकलता है, जैसे कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं हटने को तैयार हूं, अगर आपको किसी को मुख्यमंत्री बनना है, नेता बनना है, तो आप जरूर आइए, लेकिन पर पृथ्वीराज चौहान, आपको लगता है उद्धव ठाकरे का वर्चस्व कम हो गया है शिवसेना के अंदर? ये तो कैटेगोरिकली दिखाई दे रहा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। पर ठीक है, वो ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, और शिवसेना का जो भी नेता सामने आएगा उभर कर, और अगर वो नेता भाजपा के खिलाफ लड़ने को तैयार है तो उसके हम साथ रहेंगे। आज की तारीख में हमने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी को हमने समर्थन दिया है, वो जारी है, वो कायम है। पृथ्वीराज जी, क्या आपको लगता नहीं है ये अलायंस बड़ा अननेचुरल था? ये अलायंस बड़ा अननेचुरल था, शिवसेना एंड कांग्रेस टुगेदर। इट वाज अ अननेचुरल अलायंस, इट वाज अ अनकंफर्टेबल अलायंस। ये 2.5 साल चला, ये 2.5 साल चला, बहुत अच्छी तरह चला। देखिए उसके बाद ओपन चिट्ठी क्या आ रही है? शिवसेना के अंदर कोई टकराव है, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हमें बड़ी सोच समझ के हमने अलायंस किया था, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे आपसी संबंधों में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन देखिए जो सोर्सेस खबर दे रहे हैं, एकनाथ एनसीपी और शिवसेना में भी अगर शिवसेना के अंदर कोई बदलाव हुआ है तो उनका निजी मामला है ये। एकनाथ शिंदे ने जो ओपन लेटर लिखा है, उस लेटर में उन्होंने बहुत ही इमोशनल बात लिखी है। उन्होंने बोला कि वर्षा बंगले के दरवाजे नहीं खुले थे हमारे लिए, और कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे नहीं खुले थे। उन्होंने हिंदुत्व की बात करी है कि हिंदुत्व की लाइन से हट गई शिवसेना, राम मंदिर जाने से रोका उद्धव ठाकरे ने। नहीं, देखिए वो लेटर आप नहीं समझ रहे हैं, वो लेटर एक विधायक ने लिखा है, वो एकनाथ शिंदे जी का लेटर नहीं है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है, अपनी बात कही है। नहीं, देखिए एकनाथ, जो लेटर किसने लिखा है देखिए ना, आप पढ़िए जरा लेटर को, वो मराठी लेटर है, लेकिन उसके नीचे हस्ताक्षर किसके है आप देखिए, एक विधायक ने लिखा है। हाँ, एकनाथ शिंदे गए थे अयोध्या, एक विधायक को रोका गया कि आप ज्यादा लोग मत जाइए, तो वो तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन देखिए 2.5 साल तक उनको हिंदुत्व याद नहीं आया, अब उनको मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो अब उनका आपसी मामला है। शायद एकनाथ शिंदे सोचते थे कि जब चुनाव के नतीजे आए उन्हीं को आगे किया जाएगा नेता के रूप में, और शायद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसमें वो बन नहीं सके और उद्धव ठाकरे जी को ही मुख्यमंत्री बनना पड़ा, क्योंकि दोनों और दलों ने जो समर्थन दे रहे थे, हमने ये कहा कि भाई उद्धव ठाकरे ही इस गठबंधन का नेतृत्व करें, क्योंकि बाकी लोग बहुत जूनियर है कांग्रेस में और एनसीपी में, बहुत सीनियर नेता है, उनको एक जूनियर मुख्यमंत्री के साथ काम करने में संकोच होगा। इसी बात पे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने भी बड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया था। कांग्रेस की सावरकर पर जो लाइन थी, सावरकर को राहुल गांधी जो बोलते हैं वो आपके समक्ष है, सावरकर को शिवसेना तो देश प्रेमी मानती है, आपके लोग सावरकर को माफी वीर मानते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने भी फंसाया? हिंदुत्व पर राहुल गांधी की लाइन क्या है? हिंदुत्व को तो आप बोको हरम से कंपेयर करते हैं, शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो क्या आप लोगों ने भी अनकंफर्टेबल कर दिया उनके वोटर्स के सामने? आपने आपकी पार्टी, आप देखिए, आप फैक्ट्स को समझिए, आप समझिए कि किस हालात में ये गठबंधन बना था। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि इस दौरान इसके दायरे में हम काम करेंगे, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सबने स्वीकार किया था, शिवसेना ने स्वीकार किया था, हम दोनों पार्टियों ने स्वीकार किया, तो उसके तहत उसके दायरे में। लेकिन हिंदुत्व को लगातार राहुल जी गाली दे रहे थे, वो अनकंफर्टेबल कर दिया उसने एकनाथ शिंदे को। हिंदुत्व को जो गाली दे रहे थे, सावरकर को जो गाली दे रहे थे। हिंदुत्व का मामला कल तो नहीं निकला है, ये सावरकर का मामला कल तो नहीं निकला, ये सरकार बनने से पहले का मामला है। वो सब जानते हुए, सब चीजें पीछे छोड़ के हमने एक विशेष उद्देश्य ये सरकार बनाई थी, तो अब उन मुद्दों को उठाने का कोई वो कह रहे हैं कि हम अपने वोटर को शक्ल नहीं दिखा पा रहे थे, वही तो वो बात कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, सावरकर के मुद्दे पर जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हम अपने वोटरों को शक्ल नहीं दिखा पा रहे थे, हमारे लिए अपने एरिया में जाना मुश्किल हो रहा था। ये 2.5 साल के बाद उनको याद आ रहा है, उनको 2.5 साल के बाद अब याद आ रहा है उनको। देखिए, ये सारी साजिश जो है बीजेपी की साजिश है, मुंबई महापालिका के, बीएमसी के, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत अहम 5 साला चुनाव कुछ महीने में होने वाले हैं। अब तक बीजेपी बीएमसी पे कब्जा नहीं कर सकी है, हमेशा उस पर शिवसेना का कब्जा रहा है, तो उनके लिए अहम था कि बीजेपी में टूट हो जाए, बीजेपी बिखर जाए, और शायद एक हिस्सा बीजेपी का
एक हिस्सा शिवसेना का बीजेपी के साथ आए और उसके चलते वो बीएमसी को हथियाना चाहते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं, अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन ये हमें अंदेशा था कि बीएमसी के चुनाव के पहले कुछ ऐसी हथकंडा होने वाला है। और ये पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली से चल रहा है। फडणवीस साहब सुबह दिल्ली जाते हैं, आदेश लेके आते हैं, व्यवस्था करके आते हैं, और फिर यहाँ पे हमने देखा राज्यसभा चुनाव के दौरान, काउंसिल के चुनाव के दौरान, लेकिन देखिए नाराजगी की कई सारी सोर्सेस की वजह एक प्लान के तहत चल रहा है। आपको आप हिंदुत्व की बात अब निकाल रहे हैं, ठीक है। हिंदुत्व नहीं, देखिए हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और हिंदू इस देश की मूल आबादी भी है। 80% 90% लोग हिंदू हैं, तो हिंदुत्व एक मुद्दा है। लेकिन क्या 2.5 साल के बाद अभी आज ही मुद्दा खड़ा हुआ? वो कह रहे हैं कि हमें 2.5 साल पहले ये मुद्दा नहीं था। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा था इस सरकार के अंदर, कई मंत्री जेल में है। लार्जर मुद्दा तो ये भी है, भ्रष्टाचार हो रहा था, कई मंत्री जेल में है इस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। देखिए, लेकिन अब देखिए, पहले तो हम हिंदुत्व की बात करें। जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उसमें शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे जी मेरे साथ बैठे थे, कांग्रेस की तरफ से मैं था और एनसीपी की तरफ से भुजबल साहब थे, और हमने 5 लोगों ने बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। क्या उनको उस समय पता नहीं था? उस समय सावरकर पता नहीं थे? उस समय बोको हराम नहीं पता था क्या? लेकिन ये सब चीज़ें रख के, पीछे रख के हमने विचार किया। हमें भी दिक्कतें थी शिवसेना के साथ जाने में, लेकिन एक बड़े हित में, देश के बड़े हित में, राज्य के बड़े हित में हमने यह फैसला लिया। लेकिन देखिए जो सोर्सेस कह रहे हैं, कांग्रेस ने जो राज्यसभा का कैंडिडेट चुना इमरान प्रतापगढ़ी, उसको भी समर्थन करने में एकनाथ शिंदे को परेशानी थी, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी का एक बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो शिवसेना का आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाती है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ने इमरान प्रतापगढ़ी को समर्थन दिया? उनका कोई मतलब था इस बात से? देखिए, हमारे कैंडिडेट को वोटिंग हमारी पार्टी ने की है। एकनाथ शिंदे जी का क्या मतलब है? क्या हमने शिवसेना के राज्यसभा के कैंडिडेट के ऊपर कोई आपत्ति ली है? ऐसे कभी गठबंधन चलता है क्या? हमने अपना कैंडिडेट चुना, हमने अपने वोट दिए हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट चुना, उन्होंने अपने वोट दिए हैं। ये कहाँ से बात आई? देखिए, ये सब मुद्दे लाने की कोई जरूरत नहीं। उनको मुख्यमंत्री बनना था, उसमें कोई गलती नहीं है। अभी महत्वाकांक्षा हो सकती है, एम्बिशन हो सकती है, पर वो तो मुख्यमंत्री बनने का भी फिलहाल क्लेम नहीं कर रहे हैं ना, बीजेपी क्लेम कर रही है शिवसेना के। नहीं, देखिए, ये टकराव क्यों हुआ? क्योंकि वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे, खुद बनना चाहते थे। अब ये शिवसेना का आपसी मामला है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर वो चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार में बने रहें, चले रहें, तो ठीक है। नहीं चाहते, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, और वो बड़ी शिवसेना का बड़ा हिस्सा उनके साथ है, तो हमारे साथ बहुमत नहीं रहेगा, हमारी सरकार नहीं रहेगी। उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, गणित सिंपल है। तो ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। उद्धव ठाकरे जी अभी भी उन लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सरकार टिकेगी, नहीं सफल रही तो सरकार नहीं रहेगी। आपने भी कई वर्ष पहले बोला था कि कुछ दिन पहले बोला था शायद, जो मेरी जानकारी है, कि राहुल गांधी से आपको भी समय नहीं मिल पा रहा है, आप भी मिलना चाह रहे थे, और ये भी यही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से इन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, दोनों की बात अलग अलग जगह है। अब शिवसेना में कौन किससे मिल रहा था, मैं नहीं समझता कि जब कैबिनेट में मिलते हो तो उनको समय नहीं मिल रहा था। नहीं, विधायकों की बात कम से कम एकनाथ शिंदे तो ये बात नहीं कह सकते। वो तो रोज कैबिनेट में मिलते थे, उनके वो ग्रुप के लीडर थे, आज भी है, मतलब आज अब तो शायद हटा दिया गया उनको। लेकिन ये बात तो गलत है कि समय नहीं मिल रहा था। उनको मुख्यमंत्री बनना था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनाना या नहीं बनाना वो शिवसेना के नेता का निर्णय था। वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि 5 स्टार कल्चर आ गया पार्टी के अंदर, चाणक्य रूपी एक क्लर्क पार्टी को पूरा चला रहे हैं। उनका इशारा संजय राउत की तरफ है। उन्होंने बोला इस पूरा मटिया मेल का कारण संजय राउत है। इनडायरेक्टली ही इज सेइंग दिस। अब ये मैं इस पे क्या टिप्पणी कर सकता हूं? ये तो उनका आपसी मामला है, उनको सुलझाना पड़ेगा। वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो एमबीए की सरकार है, इसके कितने दिन अब बचे हैं या कितने घंटे बचे हैं अब? देखिए, अगर शिवसेना का अगर वो पार्टी में बिखराव आ गया, टूट गई शिवसेना, तो 1 सेकंड भी सरकार नहीं चलेगी। क्योंकि जनतंत्र में, संसदीय जनतंत्र में संख्या के आधार पर आपका अनुभव क्या कह रहा है पृथ्वीराज जी? मेरा तो संपर्क आपसे दिल्ली से है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपका अनुभव क्या कह रहा है? नहीं, देखिए, अब शिवसेना के अंदर एक विशेष परिस्थिति बनी है, उसका रेजोल्यूशन 1-2 दिन में हो जाएगा, इंतजार करेंगे हम। अगर
एकनाथ शिंदे जी के साथ 2/3 से ज़्यादा विधायक जाते हैं और एकनाथ शिंदे जी एक 2/3 ग्रुप के नेता के रूप में तय करते हैं कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, तो उनका अधिकार है। वो एक स्वायत्त दल है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम उनको कोई हाथ पकड़ के रोक थोड़ी सकते हैं। अगर वो चाहते हैं बीजेपी के साथ जाना और मेजॉरिटी शिवसेना अगर बीजेपी के साथ जाना चाहती है तो उसमें हमें आपत्ति क्या हो सकती है? हमें बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने ये सरकार बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आपत्ति क्या हो सकती है? ये भी दूसरी बात ये है जी दूसरी बात यह है कि 2019 के नवंबर में जो चुनाव हुए तो हमारी तो हार हुई थी ना। शिवसेना और बीजेपी का प्रीपोल अलायंस था, वो जीत गए थे चुनाव। अगर वो दोनों में मनमुटाव नहीं होता, अनबन नहीं बनती तो शायद उनकी सरकार कभी 2.5 साल पहले बनी होती। लेकिन क्योंकि कुछ अनबन हुई, कुछ झगड़ा हुआ, यानी आपको भी पता है कि मैंडेट ये जो सरकार बनी है एमबीए की, ये विशेष परिस्थिति में बनी है। मैंडेट उनके पक्ष में नहीं था, मैंडेट बीजेपी और सेना की सरकार के पक्ष में था। बिल्कुल, और आई एम रियली ग्लैड आपने एक ऑनेस्ट आंसर्स दिए हैं अपनी बात के, और देश की जनता के सामने अपने विषय को रखा है, अपनी बात को रखा है। प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच पृथ्वीराज जी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू सर। थैंक यू। तो पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी स्टेटमेंट की। उन्होंने बोला कि अगर सेना के पास नंबर नहीं है तो ये एक सेकंड सरकार नहीं टिक सकती, और गठबंधन हुआ था विशेष परिस्थिति के अंदर, मैंडेट तो बीजेपी और सेना के साथ ही था। ये कैटेगोरिकली कांग्रेस लगातार इस बात को बोल रही है, और मैं आपको बता दूं कांग्रेस क्या ज्यादा इस अलायंस में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक नेता नहीं कई नेता बार बार इस बात को बोल चुके हैं। इसको रतन शारदा आप कैसे रीड करते हैं? स्ट्रेट पॉइंट रतन शारदा, देन सलमान निजामी। आपको एक, हाँ जी अमिश जी, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। नाना पटोले ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि हमको भी सही व्यवहार नहीं मिला इस गवर्नमेंट से, कांग्रेस का सौतेला व्यवहार हुआ। ये कांग्रेस के नेता ने भी कह दिया। और जो बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि जो लोग नाराज थे, बीजेपी तो बहुत बात खेल में आई। अगर इफ देयर आर ट्रबल्ड वाटर समबडी विल फिश, बट पॉइंट इज जब ये बात हुआ उस समय मैं पहले से कह रहा था कि इनको डर है शिवसेना के एमएलएस को कि हम किसी का काम कर नहीं पाए। हमारा चीफ मिनिस्टर में मिलता नहीं था, पहले 2 साल अपने घर में था, बाद में भी किसी को मिला नहीं, तो हम लोगों को जाके मुंह क्या दिखाएंगे? अगर मुंह नहीं दिखाएंगे हारेंगे। इस हार के डर ने उनको ये सारे विद्रोह के लिए खड़ा किया। और ये इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि ये जो आज जो विद्रोह के साथ पूरी शिवसेना को परिवारवाद से निकालकर एकनाथ शिंदे लेकर आए हैं, और 18 में से कहा जाता है 14 एमपी इनके साथ हैं, एमएलए लगभग सारे इनके पास चले गए हैं, उस हालात में मुझे लगता है जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। और जो लोग चाहते हैं कि पार्टियां रहे परिवार के लिए बज रही है क्या? सीमा मलिक वांट्स टू ऐड अ पॉइंट। सीमा मलिक, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास बहुत लेट आ रहा हूं, लेकिन मेक योर पॉइंट। उदित जी भी इंतजार कर रहे हैं, सलमान निजामी भी इंतजार कर रहे हैं। सीमा मलिक जी, परिवारवादी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। धन्यवाद आपका। क्या देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके पास समय कम है और आप मेरे पास आए नहीं शुरू से, तो थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा मुझे बोलने के लिए, ताकि मैं अगली बार भी आपके शो पे आ सकूँ। देखिए, जहाँ तक आप महाविकास आघाड़ी के ऊपर ये जो संकट की बात और ये परिवारवाद की बातें कर रहे हैं, तो मैं इसका एक सिंपल आंसर है कि बीजेपी को जो अपने यहाँ भी परिवारवाद देखना चाहिए, है ना। इसका क्योंकि टाइम नहीं तो मैं शायद आपको पूरे एग्जाम्पल सबकी उंगलियों पे हैं, वो कोई भी बता देगा। और जहाँ तक देखिए, ये आप शिवसेना की बात करते हैं कि उनका अंदरूनी मामला है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। उनके अपनी भाइयों की जो भी कुछ अगर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप सॉल्व करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि दे आर गोइंग टू सॉल्व इट। और इन चीज़ों में देखिए, जो ये नितिन देशमुख जी का जो बयान आया है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वो एक उनको फ्लोर टेस्ट आपको उन्होंने चौहान साहब ने भी बताया ही, तो एक फैक्ट है कि जस्ट टू बक द एंटी डिफेक्शन लॉ दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स ऑन द फ्लोर। तो इसके लिए उनको आना भी पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। डिफरेंट चैनल्स पे आप डिफरेंट नंबर्स दिखा रहे हैं, कल भी 34 की लिस्ट दिखा रहे थे, जिसमें से कि 3 लोग कहीं बाहर के थे, तो 37 उनको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, जो एक सबसे बड़ा एक जो फैक्ट है। तो और दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस तरह की जो एक मैं उदित राज जी ने जैसा कहा, मैं उसको बिल्कुल कहूँगी कि जिस तरह की ये परंपरा आज पड़ रही है, जरा आप एक लार्जर कैनवस पे उसको सोचिए, क्योंकि आज जो हम सब सपोर्ट कर रहे हैं लोग
और तरह तरह के उसके लिए वो बोल देंगे कि हाँ पहले भी ऐसा होता था। पहले इतना नहीं होता था जिस तरह से ये ऑपरेशन कमल और ये चीजें चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आप सीमा आसाम में जी, देखिए, आप सीमा जी, पर अभी तक तो आप बीजेपी ने नाम कुछ ले क्लेम रहे ही हैं नहीं सर। किया। आप ये देखिए आज वहां पर इतनी बड़ा, अरे क्लेम नहीं किया तो सर आपको पता नहीं है। आप ये क्या चौथे स्तंभ में है, आपको पता नहीं है। आज देश के एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए तो वो बता देगा ये बात। पर ये जो एक ही जो ट्रेंड है, जो ये परंपरा पड़ रही है देश में, ये लोकतंत्र ठीक के है। लिए रतन बहुत शारदा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। खतरनाक है। रतन शारदा अभी अजीत 20 सेकंड। रतन शारदा 20 सेकंड। अजीत की बात काट रही है। के टाइम में पहले एक बार हुआ था ये, देखिए अजीत पवार ने साफ कहा इसके अंदर बीजेपी का कोई दोष नहीं है। आपके नेता है ना अजीत पवार, उन्होंने कहा कि इस सारे जो खेल हुआ इसके अंदर बीजेपी का कोई दोष नहीं है। अजीत पवार से शिवसेना की आपसी मामला है। देखिए मैं कोई इसको महाराष्ट्र बीजेपी की के बात ऊपर नहीं नहीं ला कर रही हूँ। दे जिस तरह तो से आप लाद misuse रही हो रहा है। है आज, आपको जिस अजीत, तरह से अरे misuse हो बात रहा है तो महाराष्ट्र की हो रही है। मैं कोई नहीं होती बहन जी, बात तो महाराष्ट्र की हो रही है ना, दादा बात पवार हिंदुस्तान की नहीं हो रही है जी। मैं पूरे देश की बात कर रही Okay, हूँ। now NCP spokesperson contradicts Ajit Dada Pawar. Ajit Dada Pawar said कि बीजेपी का कोई दोष नहीं है अगर शिवसेना, और यही बात अब पृथ्वीराज चौहान भी कह रहे थे। उन्होंने बोला कि शिवसेना का अंदरूनी मामला है, शिवसेना का अंदरूनी मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं है तो एक सेकंड भी सरकार नहीं रुकनी चाहिए। हमें तो मैंडेट मिला नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस की यही लाइन है कि हम तो गए नहीं थे, शिवसेना हमारे द्वार आई थी समर्थन मांगने के लिए, हमने दे दिया। सरकार जाती है तो जाए। शिवसेना को इतनी इच्छा है, शिवसेना रिजाइन ये करे। शिवसेना के लिए एक और बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। ये शिवसेना के लिए और बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है जिसमें कांग्रेस कैटेगोरिकली कह रही है हम थोड़ी गए थे, शिवसेना गई थी, शिवसेना आई थी हमारे द्वारे समर्थन मांगने के लिए। जी जी, साल में शिवसेना को बर्बाद कर दिया जी। शिवसेना का केवल 2.5 साल लगे, जिस काम को राहुल गांधी को 20 साल लगे थे। कह रहे हैं बर्बाद करने पार्टी कांग्रेस असली चाणक्य है, उन्होंने शिवसेना को ही बर्बाद कर दिया। सलमान निजामी एंड उदित राज, आई वांट योर कमेंट ऑन दिस। सलमान निजामी, फर्स्ट यू। देखिए, ये आज कोई नई बात नहीं है अमीश जी। हमने देखा कर्नाटका में किस तरीके से जोर जबरदस्ती ईडी के दबाव से, पैसे के दबाव से सरकारें तोड़ी गई और गिराई गई। चाहे आप मणिपुर की एग्जाम्पल है, गोवा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, और आज बीजेपी जो है हर कोशिश कर रही है किस तरीके से जो है महाराष्ट्र में जो है सरकार गिरे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे अग्निवीर जो है पूरे देश में जो है धरने पे बैठे हैं, उन पे लाठियां बरसाई गई, तो उनको सरकार का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये जहाज कहां से अरेंज हो रहे हैं? आप गुजरात से उठा के आसाम उनको ले जा रहे हैं, कहां से ये पैसा आ रहा है? राजस्थान में जब विधायकों को होटल, विधायकों राजस्थान में जो 5 स्टार होटल में विधायकों को रखा हुआ था, हरियाणा के विधायकों को तो छत्तीसगढ़ के 7 स्टार होटल में रखा हुआ था, वो पैसे कैसे आ रहे थे? करोड़ का ऑफर दिया गया, ये पैसा कहां आता है? और क्लीन चिट दी जाती है। हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में होते हैं कहा जाता है अरे ये तो चोर था, ये ऐसा था, वैसा था, और आज उसको क्लीन चिट दी जाती है। तो ये पूरे देश का लोकतंत्र का की धज्जियां उड़ाई 8 सालों में भाजपा ने। परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? आपके नेता बिकाऊ है, वो परेशानी है। डराते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे हम आपके पीछे ईडी लगा देंगे या जेल के पीछे डाल देंगे। ऐसा क्या किया हुआ है कि ईडी और जेल से डर रहे हैं? और जोर जबरदस्ती करके जो है सरकारें बनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का जिनाजा निकाल रहे हैं आप पूरे देश। अजय आलोक, डराकर सरकार बनाई जा रही है, सब लोग डर रहे हैं, जेल जाने से डर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर 41 लोग अगर डर गए हैं, 41 शिवसेना के विधायक, तो क्या 41 के 41 शिवसेना के विधायक करप्ट थे? यही कहना चाह रही है क्या शिवसेना? इसलिए वो ईडी से डर गए। जो 7 निर्दलीय उनके साथ खड़े हैं आज की तारीख में, क्या वो सब के सब करप्ट हैं? तो ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं या हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? और मैं अपनी एनसीपी की दोस्त को डराया जा रहा है, ये जानबूझ के उनको फंसाया जा रहा है। उदित राज कुछ कहना चाहते हैं, डराया जा रहा है। जी जी जी, एक सेकंड अजय आलोक, उदित राज जी काफी देर से इंतजार करें, लेकिन उदित राज, शरद राव पवार ने बोला है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे सारा फैसला होगा, बागियों को कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस कह रही है कि सरकार अगर जाती है तो जाए, हमने समर्थन दिया नहीं था, समर्थन हमसे मांगा गया था, हमको मैंडेट जो था वो विरोध में बैठने का मिला था, मैंडेट बीजेपी और सेना का था असल में। उदित राज जी, अब वो एनसीपी के प्रवक्ता से पूछे, उनका बयान है, जो बयान है उसमें अमीश जी सर, अमीश जी उदित जी बोलिए आप।
अमित जी, ये तो शरद पवार जी या उनके पार्टी से पूछिए। अभी अजय आलोक जी कह रहे हैं कि 42 के 42 करप्ट थोड़ी हैं कि ईडी के डर की वजह से इस तरह से कर रहे हैं। ये गलतफहमी कहाँ से है, पूरा देश जानता है। ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी कोई रीजन नहीं ईडी का। ईडी एक ही पैमाने पर कार्य कर रही है। जो बीजेपी के पक्ष में है उसके लिए कोई ईडी नहीं है। जो बीजेपी के विपक्ष में है, ऑनेस्ट हो या न ऑनेस्ट हो, ईडी उसके लिए बनी हुई है। ये कहाँ से गलतफहमी हो गई कि ईडी जांच करती है मनी लॉन्ड्रिंग, सही जांच करती है मनी लॉन्ड्रिंग की। अरे 5422 केस हैं ईडी के पास लंबित, ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के हैं। और यूपीए सरकार के समय 108 केसेस थे। तो यह कहना तो अपने आप में तो बड़ी हास्यास्पद बात है। ईडी तो ज्यादातर विपक्ष लोग, चाहे ईमानदार हो बेईमान, उन्हीं को धर रहे, उन्हीं को पकड़, उन्हीं को परेशान रही है। ईडी का परिणाम तो यह है। इसमें जो सब कुछ हो रहा है, इसमें एक ईडी का भी बहुत बड़ा हाथ है, ऐसी बात नहीं है। अगर हाथ न होता तो पहले जैसे दल बदल होता था। तो नेहरू जी को नहीं बनाना चाहिए था ईडी, बेकार बना दिया नेहरू जी ने। एमपी वही रहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी को ईडी नहीं बनाना चाहिए था। 1956 में बेकार बना दिया जीप घोटाले के लिए। जीप घोटाले के बाद बनाया था ना 1956 में। कृष्णानंद जी दूध के धुले हो गए, नहीं बनानी चाहिए। अधिकारी दूध के धुले हो गए, हार्दिक पटेल उदित राज जी बोले, फिर आप बोलिए। मोदी जी से अरे भाई, आप जिसका आप मोदी जी से रिक्वेस्ट कर लीजिए, खत्म कर दें। उसके नेता नितिन गडकरी जी का बयान का ही ध्यान आप दे दीजिए। नितिन गडकरी जी कह चुके हैं कि जो भी आता है भारतीय जनता पार्टी में वो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, धुलकर के साफ हो जाता है। इससे बड़ा क्या प्रमाण आपको चाहिए कि जनतंत्र चिंता हम लोगों की होना चाहिए। शिवसेना की सरकार बनती है नहीं बनती है, मेले आते हैं जाते हैं, लेकिन पूरे देश को जो प्रभावित करने वाली ठीक है। रतन शारदा, देश को प्रभावित किया जा रहा है। उदित राज ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और सीमा मलिक ने भी ये बात को बोला है। मेक योर पॉइंट। ब्लेटेंट यूज ऑफ ईडी। रतन जी देखिए, ये तो बहाने हैं। ये किस्सा कहां से शुरू हुआ? किस्सा शुरू हुआ कि उद्धव ठाकरे ने अपने एमएलए को साथ नहीं दिया। किस्सा यहां से शुरू हुआ कि एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे के घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जब उसको 1 घंटे बिठा के रखा गया, जिसको मैं उसकी पिद्दी मूवमेंट कहता हूं। उसके बाद में ईडी वगैरह तो सब एक्स्ट्रा ना लगाते रहे। राहुल गांधी का नशा हड़का केस झूठा है क्या? उसको जमानत पे नहीं छोड़ा गया? मतलब कोर्ट को लगा कि कुछ ना कुछ करप्शन का चार्ज है। जिन लोगों ने सत्ता का लगातार दुरुपयोग किया, जिन्होंने हमेशा बड़े बड़े केस चलाए झूठे, जिन्होंने हिंदू टेरर के नाम पे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था किशोर तिवारी आखिरी दौर में आपके पास भी आऊं, लेकिन निष्कर्ष यही है कि जब आप अपनी जमीन से कट जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जड़ों को मजबूत रखिए, नहीं तो इमारत गिर जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है। ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं, जीवन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है।